नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मधु कांकरिया है। यह पाठ मेरी एक यात्रा का वर्णन करता है। एक बार मैं सिक्किम घूमने गई थी। मेरे साथ मेरी दोस्त मणि भी गई थी, तो उसी के अनुभव का वर्णन मैं आपको बताऊंगी। मुझे गैंगटॉक शहर सुबह, शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता था। यहाँ की रहस्यमय सितारों भरी रात मुझे सम्मोहित सी कर रही थी। मैंने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली, जिसका हिंदी में अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह मुझे युमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी दिखाई देती है। उस सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण मुझे कंचनजंगा तो दिखाई नहीं पड़ी, किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। मेरे साथ चल रहे जितेन नार्गे, जो ड्राइवर और गाइड दोनों काम करता था, उसने बताया कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आगे बढ़ने पर हमें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार कोई नया कार्य आरंभ करने पर भी पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन ये पताकाएं सफेद न होकर रंगीन होती है। मुझे यहाँ जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जिस जीप में मैं बैठी थी उसमें भी दलाई लामा का चित्र लगा हुआ था। थोड़ा आगे चलने पर कवि लोंगस्टोक स्थान आता है, जिसे दिखते ही जितेन बताता है यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी स्थान पर तिब्बत की चीज के बमसन ने लेपचाओं के सुमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि यहाँ पर दो जातियों के बीच में संधि हुई थी। उसी की याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है। मुझे वहाँ एक कुटिया में घूमता हुआ चक्कर दिखाई दिया, जिस पर नार्गे ने बताया कि इसे धर्म चक्र कहा जाता है। इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ और आगे चलने पर बाजार, बस्तियां और लोग पीछे छूटने लगे। कहीं कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टन ढोते हुए बोने से बहादुर नेपाली मिल रहे थे। पहाड़ी के ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। अब रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय विशालकाय होने लगा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते हुए जल प्रपात दिखाई दे रहे थे, तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, जो सिलीगुड़ी से ही लगातार मेरे साथ चल रही थी, बहती हुई दिखाई दे रही थी। अब जीप सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी, जहां एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरों से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए। मैं यहाँ तक कि प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि मेरा दिल वहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। आगे चलने पर मुझे हिमालय की रंग बिरंगी चोटियाँ नए नए रूपों में दिखाई देती है, जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक गई। धीरे धीरे धुंध की चादर के छंट जाने पर मुझे दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई दिए, जो अपने श्रेष्ठतम रूप में हम सबके सामने थे। इस स्थान को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो स्वर्ग यहीं पर है।
वहां पर थिंक ग्रीन लिखा था, जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कह रहा था। मैं वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित हुई कि जीप के कुछ देर वहां रुकने पर मैं थोड़ी दूर तक पैदल ही वहां के सौंदर्य को निहारने लगी। मेरी यह मुग्धता यानी प्राकृतिक ने मेरा ध्यान पहाड़ी औरतों द्वारा पत्थरों को तोड़ने की आवाज से टूटा। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर और प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवन रहने की जंग चल रही थी। वहां पर वार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वहां जा रहे हैं, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चुका तो मौत निश्चित है। मुझे ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा था, जिसमें लिखा था, एवर वंडर हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। इसका हिंदी अनुवाद था, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती है। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन उन्हें बताता है, यहाँ तराई यानी कि पहाड़ के नीचे की समतल भूमि में ले देकर एक ही स्कूल है। यहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में मैं और मेरे सहयात्री ठहरे थे, वह तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहाँ का वातावरण देखकर मुझे लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख, शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य यानी क्षमा के योग्य न होने वाला अपराध किया है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। वहां के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। मैं सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ देखने निकल पड़ी, परंतु वहां जरा भी बर्फ नहीं थी। लायुंग में एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी यानी स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। बर्फबारी देखने के लिए मैं अपने सहयात्रियों के संग लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नामक स्थान पर गई। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सैलानियों की सांसें रुकी जा रही थी। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनियां लिखी थी। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड, दुर्घटना से ढेर बली, सावधानी से मौत टली। कटाओ पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हो। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे थे। मुझे लगा शायद ऐसे ही भी भोर कर देने वाले दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियां दिखाई देती है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। जब मैंने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मुझे भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व हुआ। मैं सोचने लगी कि पोष और माघ के महीनों में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रियता और रोडोडेंड्रोन के फूल खिले हुए थे। जीते ने बताया कि अगले 15 दिनों में
पूरी घाटी फूलों से भर उठेगी। मैंने यूमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उस युवती ने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। जब मैं तथा मेरे साथी जीप में बैठ रहे थे, तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मेरी साथी मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर श्री गुरु नानक जी के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ श्री गुरु नानक जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कि मेरे पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तब उसने उत्तर दिया, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। जितेन यूमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है।